औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ नईम अहमद काजी, योर इंग्लिश टीचर। आज हम वेस्टलैंड जो हमारा शॉर्ट ऐसे है यूनिट नंबर 8, उसके हम क्वेश्चन आंसर्स यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो करने जा रहे हैं। सवालात काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हैं। सवालात इस तरह से बनाए गए हैं कि बच्चे जो हैं वो अपनी तरफ से एफ़र्ट्स करें, एनालिसिस करें, सर्च करें कि किस टर्म का क्या मतलब है, क्या समझना है, क्या जवाब देना है। इट इज़ अ बिट डिफरेंट, क्योंकि पहले ज़्यादातर रिकॉलिंग क्वेश्चंस होते थे जो कि आपको बस वहाँ टेक्स्ट से जाके याद करने पड़ते थे, लेकिन अब कुछ चेंज, जो पॉजिटिव चेंज है वो हमने देखी है। आए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। 8 क्वेश्चन हैं इसके टोटल, और वो हम आज के लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि आप ये बताएं कि थीसिस स्टेटमेंट कौन सी है इस पूरे टेक्स्ट में। अब हमारे पास सेंटेंसेस तो दूर की बात, हमारे पास मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं जो ये टेक्स्ट हमने पढ़ा है। अब हमें सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि थीसिस स्टेटमेंट होती क्या है। थीसिस स्टेटमेंट जो है वो अमूमी तौर पे क्रक्स होता है। जो क्रक्स किसी भी चीज़ का होता है, यानी कि क्रक्स हमें किसे कहते हैं कि एक जो उसका लुब्बे लुबाब होता है, जो उसका एसेंस होता है, उसको हम थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं। अब अगर हम इसको फर्दर थीसिस स्टेटमेंट को डिफाइन करें तो हम ये देखते हैं कि जब भी कोई राइटर लिखना शुरू करता है तो वो अपनी थीसिस स्टेटमेंट जो है उसमें उस तमाम जो पीस है उसका, जो कुछ उसने लिखा होता है, उसके बारे में एक सेंटेंस उसका होता है ज़रूर, कि जिसको पढ़ें तो आप कह सकते हैं कि इसको पढ़ के हमें पता चलता है कि ये तमाम किस बारे में। अब हम देखते हैं इस पूरे जो वर्क है, ये जो पूरा ऐसे है, इसका थीसिस स्टेटमेंट क्या है। इससे पहले कि मैं आपको थीसिस स्टेटमेंट बताऊं जो मैंने अखज़ किया है, ये ज़रूरी नहीं होता कि हर शख्स की जो इवैल्यूएशन है क्रिटिकल वो एक जैसी हो। हाँ, हर शख्स जो भी ये बताना चाहता है कि मेरी नज़र में ये चीज़ इस तरह है, उसे वो चीज़ बताते हुए साथ जस्टिफाई करना ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने उसकी थीसिस स्टेटमेंट क्या फाइंड आउट की है और मैं किस तरह उस थीसिस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता हूँ। जो थीसिस स्टेटमेंट है मेरे ख्याल में वो इस टेक्स्ट की है, हियर इज़ द मार्क ऑफ सैवेजेस, द टेस्टामेंट ऑफ वेस्टर्स और द स्टैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ये यूज ऑफ 3 है, 3 इसमें एक सेंटेंस में चीज़ें बयान की गई हैं। और अगर हम तमाम जो हमारा टेक्स्ट है, ये शॉर्ट ऐसे, इस तमाम को हम पढ़ें तो हम देखते हैं कि ये इन्हीं चीज़ों के दरमियान डील करती है। अब देखें, मसलन मार्क ऑफ सैवेजेस है, वहशीपन की निशानी है। हमारे वहशीपन की निशानी क्या है कि हम माहौल को तबाह बर्बाद किए जा रहे हैं, हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हम पोल्यूट कर रहे हैं तमाम निज़ाम को, हम पानी को कंटेमिनेट कर रहे हैं और हम अपनी आने वाली नस्लों के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे। अब इसमें हम देखें, पोल्यूशन है एयर, वाटर, लैंड। हम बड़ी मज़े से ये कर रहे हैं इस वक्त। हम ये नहीं देख रहे कि अगर इस वक्त हमारे मुल्क में कोई ले लें, अगर हमारे मुल्क में इस वक्त भी स्कैर्सिटी है, पानी की कमी है, तो 100 साल बाद क्या होगा। पानी का तो कोई नेमुल बदल नहीं है, पानी है तो लाइफ है। ये तो कोई भी नहीं सोच रहा, और जो सोच रहे हैं वो उन बेचारों को कोई कुछ करने नहीं देता। तो हम सैवेज हैं बेसिकली। डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं, स्क्वैंडरिंग द वेल्थ ऑफ अर्थ एंड वाटर, ज़ाया कर रहे हैं हम, फजूल में बिला वजह ज़ाया कर रहे हैं। दुनिया में 2 किस्म की दौलतें जो हमें मिली हैं, आबी और ज़मीनी, ये दोनों हम ज़ाया कर रहे हैं। अब वैनिटी, जो हमारा खुद नुमाई है, खुद पसंदी जिसे कहते हैं, उसके लिए हम अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हर रोज़ पहले से बेहतर चाहते हैं, और उस बेहतरी के लिए हम लग्जूरियस चीज़ें चाहते हैं, लग्जरी, सहल, आसानी। और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम तवातर से
जो अपना माहौल है उसको तबाह बर्बाद कर रहे हैं। अब टेस्टामेंट ऑफ वेस्टर्स, अब ये जो तमाम इबारत है शॉर्ट ऐसी है, ये हमें बता रही है कि हम वेस्ट कर रहे हैं चीज़ें, हम जो लोग हैं वो तबाह बर्बाद कर रहे हैं चीज़ें, पानी ज़ाया कर रहे हैं, ज़मीन ज़ाया कर रहे हैं, कचरा डाल डाल के हर जगह हमने ख़राब कर दी, नदियों दरियाओं समंदरों को हमने पोल्यूट कर दिया, नदियों दरियाओं और झीलों को हमने ब्लॉक कर दिया, जो हमारी इंडस्ट्रियल वेस्ट है और ये जो शॉपर्स और पॉली बैग्स हैं, पॉलीथीन बैग, सबसे हम बिल्कुल वेस्टर्स हैं। हम तमाम जो हमारी वेल्थ है नेचर की, हम उसे ज़ाया कर रहे हैं। फिर वो तीसरी चीज़ है स्टैन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अच्छा, वैसे तो वी स्ट्राइव फॉर प्रॉस्पेरिटी, हाँ, वी विश फॉर ईच अदर्स प्रॉस्परस लाइव्स, लेकिन यहाँ ये जो हमारी प्रॉस्पेरिटी नज़र आ रही है कि हम एयर कंडीशन में खड़े हैं, एक एयर कंडीशन रूम है, हम वहाँ हैं, बाहर सर्दी है गर्मी है, हमें कुछ नहीं पता। अगर सर्दियाँ हैं तो यहाँ पे हमारा एयर कंडीशनर जो है वो गर्म हवा फेंकता है, अगर गर्मियाँ हैं तो ठंडी हवा फेंकता है। हम यहाँ से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी का एयर कंडीशनर ऑन है, और हमने चाहे 1 किलोमीटर जाना हो या 10 किलोमीटर जाना हो, हमें कोई पता नहीं, हम जहाँ उतरते हैं वहाँ भी यही हाल है। तो ये जो प्रॉस्पेरिटी हमारी है, ये स्टैंड है। ये किस चीज़ के ऊपर स्टैंड है? ये तमाम जो हमारी प्रॉस्पेरिटी का स्टैंड है, का ये धब्बा है। हमारी प्रॉस्पेरिटी असल में किस चीज़ के रिजल्ट में आ रही है? माहौल की तबाही के रिजल्ट में। ये जो खुशहाली हम देख रहे हैं या ये जो लिविंग स्टैंडर्ड हम हाई देख रहे हैं, ये बार बार राइटर है वो हमें बताती है कि ये बुनियादी तौर पे तो हम माहौल तबाह करके ले रहे हैं। हम फैक्ट्रीज बनाते हैं, उनमें चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं ताकि हम इजीली काम कर सकें, और उन फैक्ट्रीज का के जो वेस्ट है उसको हम उससे हम पानी तबाह कर रहे हैं, ज़मीनें बंजर कर रहे हैं, उनको हम फ्यूटाइल कर रहे हैं, बैरन कर रहे हैं, ज़मीनों को, पानी को कंटेमिनेट कर रहे हैं, जहर आलूद कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम गाड़ियाँ चलाते हैं, हम जो हार्मफुल गैसेस हैं वो इमिट होती हैं वहाँ से, हम माहौल तबाह कर रहे हैं। फिर वो नियॉन के जिक्र करती है कि नियॉन एक लाइट जलने वाला या लाइट जलाने वाला केमिकल है। वो आप देखें प्लाजों में और सड़कों पे और इधर उधर हर जगह पे आपको मिलेगा। तो वो तबाह कर रहा है माहौल को। अब वो बार बार हमें ये बता रही है कि ये जो हमें नज़र आ रहा है, जो प्रॉस्पेरिटी तो हम इसे कहते हैं, लेकिन ये जो हम लॉन्ग डेड जब होंगे, आज से 100, 200, 300, 400 साल के बाद, तो यहाँ बचेगा ही कुछ नहीं। हम तो उस रविश पे चल पड़े हैं, हमने तो वो पाथ अडॉप्ट कर लिया है, हम तो उस रास्ते पे चल पड़े हैं कि जिसने आगे हमें तबाह बर्बाद कर देना है, और हमारी आने वाली नस्लों के लिए there won't be anything left, neither any place where they could live calm and serene life। तो ये यहाँ पे ये बाकायदा साबित जो मैं समझता हूँ वो ये है इसकी थीसिस स्टेटमेंट, और वी कैन जस्टिफाई बाय गिविंग दीज पॉइंट्स। और इन पॉइंट्स में से आप 2-3 पॉइंट्स ही बेशक दे दें, लेकिन आप बेशक टेक्स्ट में से जो एग्जैक्ट उसकी पिन पॉइंटेड चीज़ें हैं, मसलन डिफॉरेस्टेशन है, वो कहती है 30 फीट स्टील और 200 हार्स पावर्स कहती है। लेक्स और उनका जो मिसाल देती है, हम जो इम्पावरिश कर रहे हैं अपनी लैंड को और वाटर को, गरीब कर रहे हैं, वो दे रही है एग्जांपल। तो ये सारी जो हम उनको इम्पावरिश करके तो अपनी प्रॉस्पेरिटी ले रहे हैं। तो ये इसकी थीसिस स्टेटमेंट है, और दिस इज़ द वे वी कैन जस्टिफाई इट। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, वेस्ट। अब इसमें कितनी जो वेस्ट काइंड्स हैं या क्या क्या चीज़ें साइट की हैं उसने, और क्या उनमें कॉमन है। साइट करने का मतलब यहाँ पे मतलब यह है कि किस चीज़ का जिक्र हुआ है, किस किस चीज़ का, और कॉमन क्या है उन चीज़ों में। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये इट्स अ रिलेटिवली ईजियर क्वेश्चन देन द अदर क्वेश्चंस, रिलेटिवली इजी यू कैन से। कैन्स, कैरेफ, पोली बैग्स, गार्बेज और केमिकल्स, गैसेस, ओवरऑल पोल्यूशन, अगर हम देखें तो इन चीज़ों का जिक्र हुआ है यहाँ। अब कॉमन क्या है इन चीज़ों में? नेवर डल्ड, नेवर बैरिड, नेवर डिस्ट्रॉयड। आप पॉलीथिन बैग, जिसको हम आम जुबान में शापर कहते हैं, लिफाफा कहते हैं,
अब उसको अगर हम देख लें, उसको वो जहां भी फेंक दें वो खत्म नहीं होगा, चाहे वो मिट्टी में रहे, पानी में रहे, कहीं भी रहे, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो ये चीजें जो हैं, एक तो इनमें कॉमन चीज ये है कि ये सारी पोल्यूट कर रही हैं, माहौल को परागंदा कर रही हैं, डिस्ट्रॉय कर रही हैं हमारे नेचर को, ये डिस्ट्रॉय कर रही हैं। दूसरी इनमें कॉमन चीज ये है कि ये कहीं भी पीछे नहीं हटने वाली, ना ये खत्म होने वाली, ये रहेंगी और तबाह करती रहेंगी, अनलेस कि हम इन चीजों से तौबा कर लें और हम इन चीजों से हट जाएं और कोई नया रास्ता निकालें जिसके ऊपर हम अमल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी कुछ अर्सा पहले जो ड्राइव चली थी उसमें कुछ ऐसे बैग्स भी शुरू हो गए थे जो सीड्स से, बीजों से बनते थे, और फिर वो कहते थे कि आप इस्तेमाल करके इसे कहीं भी मिट्टी में फेंक दें तो ये सीड्स का काम वहाँ पे करेगी। तो इफ़ वी हैव मैनी अदर ऑल्टरनेटिव्स, लेकिन अब हम किस तरह चलते हैं वो टाइम विल अनफोल्ड। लेट्स गो टू द अदर साइड ऑफ बोर्ड जहाँ पे क्वेश्चन 3 है और उसको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो है बेसिकली कि वो हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि पर्पस क्या है इसका, इस शॉर्ट ऐसे का पर्पस क्या है लिखने का, और उसके अलावा इसका रिजल्ट क्या है कि वो वाज शी एबल टू डू इट। तो हम ये देखते हैं कि जब क्या वो जो करना चाहती थी वो कर सकी या नहीं, वो उसका रिजल्ट है, यानी कि क्या इसने काम किया एंड डज इट वर्क, जो वो स्टेटमेंट देता है अपनी इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट अपने क्वेश्चन में। देखें आए, पहली चीज ये है कि शी वांटेड टू अवेयरनेस एक थी, अगर आप लोएस्ट लेवल पे इसको देखें। फिर वो परजुएट करना चाहती थी, लोगों को कायल करना चाहती थी, ये एक परजुएसिव ऐसे है, ये एक परजुएसिव ऐसे है जो बुनियादी तौर पे कायल कर रहा है लोगों को। इम्पैक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग नेचर, जो डिस्ट्रक्शन है नेचर की, उसका इम्पैक्ट वो हमसे बता रही है, और इन अ वेरी एम्फेटिक वे विद एग्जाम्पल्स, और बता रही है कि ये सैविज बागेन है, एक ऐसी बागेन है ये कि जो सिर्फ हमें ही नुकसान पहुंचा रही है। कौन सी बागेन? जो हम ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एकदम से कर रहे हैं बगैर सोचे समझे कि इसका क्या रिजल्ट होगा, इसके फ्यूचर में क्या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे। उसके बाद कि हम जो अपनी लाइफ जो है उसको जब उसका स्टैंडर्ड हाई से हाई करते जा रहे हैं, तो उसके लिए हम ये नहीं देख रहे कि आने वाली जो नेशंस हैं, आने वाली जो जनरेशंस हैं, उन पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये एक सैविज बागेन है, और शी वॉन्ट्स टू लीव अ गुड प्लेस बिहाइंड। वो ये चाहती है कि तमाम जो बनी नो इंसान है जो इस वक्त मौजूद है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड जितनी है, वो इस बात को समझें और मिल बैठ के कोई ऐसा तरीका निकालें कि जिससे एक अच्छी दुनिया, एक अच्छी जगह, एक पुरफिजा दुनिया, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे लोग बड़े अच्छे तरीके से रहें, वो हम छोड़ के जाएं। क्योंकि मौजूदा हालात में शी इज़ कन्विंस्ड एंड शी हैज़ ऑल्सो कन्विंस्ड अस कि अब हम भी इस बात पे कायल हो गए हैं कि वाकई ये जो दुनिया है, चाहे 200-300 साल के बाद यहाँ कोई पता नहीं कि क्या हालात होंगे, क्योंकि जिस तेज़ी से हम माहौल को और इन चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, नेचर को, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। टू सम एक्सटेंट क्या वो डज इट वर्क, जो उसका तरीका है? तो डेफिनेटली टू सम एक्सटेंट इट वर्क्स। अब वो कहाँ तक आगे फर्दर जाता है वो अभी इसका पता नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हम पर इसका बहुत असर जो है वो यकदम ज़रूर होता है। अब उस असर की एक्सटेंट कितनी है, कितना होगा, कहाँ तक होगा, क्या हम उसको साथ लेके चलेंगे, हर वक्त माहौल के बारे में सोचेंगे, कहीं पे पॉलीथीन बैग हो या कोई चीज़ हो उसको देख के इस्तेमाल करेंगे, नहीं इस्तेमाल करेंगे, या हर जगह पे फेंकेंगे, कचरा जो है क्या उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करेंगे, या गली में दरवाज़ों के आगे रखेंगे, या कहाँ फेंकेंगे, ये अब टाइम विल अनफोल्ड। और बाकी टू सम एक्सटेंट डेफिनेटली ये हम इससे मुतासर हुए हैं और इसका परसुएड करने में ये कामयाब रही है। क्वेश्चन नंबर 4 में एग्जामिनर पूछ रहा है कि ये आर्ग्यूमेंट तो है, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट जो है ये परसुएसिव है, तो क्या डिफरेंस है
एक नॉर्मल आर्ग्यूमेंट में और इस आर्ग्यूमेंट में। आए हम वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिटोरिकल क्वेश्चंस हैं इसमें। रिटोरिकल क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जैसे कोई शख्स स्पीच कर रहा हो, बात कर रहा हो या फिर लिख रहा हो और वो दरमियान में एक क्वेश्चन लिख दे और वो क्वेश्चन जो है वो इमोशंस को अराइज करे, वो जो रीडर है या सुनने वाला है वो उसके खुद जवाब ढूंढे कि जब उसके जहन में ये चीज़ ट्रिगर हो जाए कि वो इसका जवाब ढूंढना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि वो रिटोरिकल क्वेश्चन है और उसने जो रीडर है उसको या लिसनर है उसको मुकम्मल तौर पे अपने ग्रिप में कर लिया है, क्योंकि वो अब क्वेश्चन का आंसर अपने जहन में खोज रहा है और ये उसमें फिर इमोशन और ड्रामेटिक इफेक्ट आ जाता है। फिर एम्फेटिक वे है इसकी, आपने इसकी टोन देखी होगी, शी वेरी स्ट्रॉन्ग वे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, असर्टिव तरीके से और कन्विंसिंग तरीके से ये बात करती है। रिपीट्स द सेम नोशन, अब ये बार बार जो नोशन है, इसका आइडिया है, उसको ये रिपीट कर रही है ताकि वो एम्फसाइज कर रही है, बार बार वही आइडिया आए और आपके जहन में या रीडर के जहन में ये बात पक्की हो और एम्फसाइज करे वो उसको। ऑथेंटिसिटी, ये जो बातें कर रही है ये सारी ऑथेंटिक है क्योंकि ये फैक्ट्स हैं, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स जो हैं, तो वो फैक्ट्स जो हैं उनकी ऑथेंटिसिटी इसके राइटर के ऊपर ट्रस्ट पैदा करती है कि रीडर जो है वो उसके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करता है कि ये बात तो ठीक कर रही है। अब जब ये बात हो गई तो इसका मतलब है कि असर होना शुरू हो गया और ये पर्सुएशन जो है ये सक्सेसफुल रही। फिर इमोटिव है, इमोशंस को, मसला आप देखते हैं कि ये पैराग्राफ एक में कहती है कि हम जब लॉन्ग डेड होंगे तो क्या हम पीछे टेम्पल्स और इस तरह की टेम्पल्स छोड़ के जाएंगे और ये चीज़ें छोड़ के जाएंगे जो बिल्कुल मॉन्यूमेंट्स हो गए या इस तरह की चीज़ें हम छोड़ के जाएंगे जहाँ कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ अपनी निशानियाँ। तो वो डेफिनेटली जो हमें असर कर रही है, शी इज़ अ वेरी वेरी सक्सेसफुल राइटर एज फार एज दिस जॉनरा इज़ कंसर्न्ड। और ये परसुएसिव है और ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है कई ऐसी आर्ग्यूमेंटेटिव वर्क से, क्योंकि शी हैज़ सक्सेसफुली यूज्ड almost all the techniques required to persuade a reader। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पैराग्राफ 5 एक्यूरेट है या नहीं है? पैराग्राफ 5 में हम देखते हैं कि पैराग्राफ 5 में वो कहती है कि हम कोई जगह छोड़ के भी जाएंगे पीछे, कि वो कहती है कि नो बीच, नो फॉरेस्ट, नो लैंड, मतलब कोई जगह ऐसी हम नहीं छोड़ेंगे कि जो सही होगा, हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या दे के जाएंगे। तो क्या ये एक्यूरेट है? क्या वो जो कहती है कि नो प्लेस विल बी लेफ्ट, तो वो बिल्कुल एक्यूरेट है। शी इज 100% राइट एज फॉर एज आई बिलीव, क्योंकि जिस स्पीड से इंसान जो है वो ये सो कॉल्ड प्रोग्रेस कर रहा है और जिस स्पीड से इंसान जो है वो एक उसकी रीच जो है, आउट रीच जिसे आप कह लें, वो कितनी वास्ट है। मतलब पहले ये होता था कि फलाने जंगल हैं, फलाने फर्ज करो अमेज़न के फॉरेस्ट हैं या और डिफरेंट सहाराज हैं, तो वहाँ पे नहीं जी पहुँच नहीं सकते। अब तो हर जगह तक एक्सेस है, यानी कि जो इंसान की, आप यकीन करें कि ऐसी जगह हैं जहाँ पे कोई रहता ही नहीं, कोई 2 साल में 4 बंदे आते हैं विजिट के लिए, वहाँ भी आप जाएं तो आपको ये पॉलीथिन बैग और ये चीज़ें ज़रूर मिल जाएंगी, क्योंकि जो आया है वो वहाँ फेंक गया आके। कोई बेशक 2 पॉलीथिन बैग हों चाहे 4 हों, बॉटल्स आपको ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि वो एक तो वजह ये है कि हमारी रीच जो है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा हैं और हम अब हर जगह पे जाते हैं और हम क्योंकि उसके बाद हमारी बर्दाश्त कम है तो हम अपने लिए एक लग्जरी ढूंढते हैं कि एयर कंडीशनर भी को पोर्टेबल और इस तरह की चीज़ें भी हों सारा। अब एक तो इस ह्यूमन स्पीड एंड रीच है जो आगे आगे और ज़्यादा तेज़ होती जाएगी। दूसरी नेचर जो है उसमें एवरीथिंग इंटरलिंक्ड है। मसलन हम जिसको इकोसिस्टम कहते हैं या इकोसिस्टम कहते हैं, अब वो बुनियादी तौर पे तो एक इंतहाई जिसको कहते हैं पेचीदा सा और एक इंतहाई क्लोजली निटेड वेब है ना, जिसके हर चीज़ एक चीज़ दूसरी चीज़ पे डिपेंड है, दूसरी तीसरी पे है। वो साइकिल है जिसको आपको बेहतर तरीके से पता होगा एज अ स्टूडेंट कि एक चीज़ का दूसरे पे क्या असर होता है।
और फिर उस दूसरी चीज़ पे असर होने की वजह से तीसरे पे क्या, तो ये डेफिनेटली हम अगर स्पॉइल कर रहे हैं, हम अगर जो तमाम दुनिया है, उस नेचर है, जो उसके जो नेमतें हैं, उसकी जो दौलत है, उसको ज़ाया कर रहे हैं, तो वो ज़ाया हो जाएगी। देखें ना, 50-60 साल 70 साल पहले 50s में तो कोई ये भी नहीं मानता था कि पानी की कमी हो सकती है। कुछ 2-4 साइंसदान मानते थे कि ये एयर लैंड पोल्यूशन के भी चांसेस हैं। अब जनाब सारों को पता है, मुझे भी पता है, आम आदमी को भी पता है कि पानी कोई नहीं, ज़ाया नहीं करना। तो ये बिल्कुल ठीक है, शी इज़ करेक्ट इन सेइंग दैट it is difficult, it will be that there are chances that we might not have anything, any place, any good place to live. Let's go to the other side of the board and discuss the next question. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है कि ऑडियंस कौन है, यानी कि टारगेट ऑडियंस जिनके लिए ये लिखा जा रहा है वो कौन है राइटर की, और असम्पशंस क्या हैं उसकी, यानी उन ऑडियंस के बारे में उसके जो असम्पशंस हैं वो क्या हैं। अब ऑडियंस दो किस्म की, जो मैं समझ सका हूँ, दो किस्म की ऑडियंस वो समझ रही है यहाँ पे, एक है एपैथेटिक और एक है अनइन्फॉर्म्ड। अब दोनों में फ़र्क ये होता है कि जो अनइन्फॉर्म्ड है वो तो क्लियर है कि उनको तो उसने एजुकेट करना है, उनको तो उसने बताना है कि ये मामला है, ये मसला है, उसके ऊपर उसने परसुएट करना है। दूसरा जो है उनको उसने कन्विंस करना है कि जिनको कुछ मामले का पता तो है, अवेयर तो वो हैं। ये दो किस्म के उसके। अब इनमें कौन आ जाता है, लेमैन आ जाता है, एक स्टूडेंट आ जाता है, और जो मेजॉरिटी है वो तकरीबन इन दो कैटेगरीज में फॉल करती है। और वो चाहती ये है कि जो अर्थ है उसको, जो ख़तरात हैं उनके बारे में जो उसकी ऑडियंस है उसको पता चले। और डायरेक्टली आप देखते हैं कि वो ऑडियंस में वो ह्यूमन काइंड का, मैन वुमेन बार बार जिक्र करती है, वी जिक्र करती है, तो वो ऐसे किस्म के ऑडियंस को एड्रेस कर रही है कि एक तो वो आप हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अब भाग दौड़ संभालनी है, और यू पीपल आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्ल्ड इन फ्यूचर। अब वो जो लर्निंग आपकी इस वक्त है वही डिफाइन करेगी कि आप आगे क्या करेंगे, किस शक्ल में सामने आएंगे, क्या आदत होंगी, किस चीज़ से कंसर्न्ड होंगे, क्या करना चाहेंगे, क्या नहीं करना चाहेंगे। तो ये इस वक्त आप इसको ये देख लें कि ऑडियंस जो है वो उसमें एक आप लोग भी हैं जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आपका इन्फॉर्म्ड होना और आपका कन्विंस्ड होना दोनों पिविटल हैसियत है उसकी, दोनों चीज़ों की, दोनों इंतहाई ज़रूरी है। बोथ आर ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, क्योंकि फ्यूचर बिलोंग्स टू यू, और फ्यूचर में आपने जो कुछ करना है, आपने जिस तरह लोगों को साथ लेके चलना है, आपने जिस तरह माहौल का ख्याल रखना है, नेचर की केयर करनी है, वो डिफाइन करेगा कि इससे आगे जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको हम कैसी दुनिया दे के जाएंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, पैराग्राफ 7 इज शॉर्ट। क्यों शॉर्ट है? तो वो एग्जामिनर पूछ रहा है कि क्यों नहीं मर्ज कर दिया उसने, एक 1.25 लाइन का उसने पैराग्राफ दिया है, वो भी एक क्वेश्चन, तो उसने क्यों नहीं उसको मर्ज कर दिया बाकी पर। तो इसके लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम जानें कि पर्सुएशन जो है उसके लिए लाजमी है कि पर्सुएसिव टेक्निक्स इस्तेमाल की जाएं, और उनमें जो एक बहुत ही ज़्यादा अहम टेक्निक है वो है रिटोरिक क्वेश्चंस, जिसको हम रिटोरिकल क्वेश्चंस कहते हैं वो। अब ये जो है ये एक बेसिकली रिटोरिकल क्वेश्चन है जो हमें ये बताता है कि स्टॉप, रुक जाएं, एक दफ़ा यहाँ रुक जाएं और यहाँ रुक के इस बात को सोचें, इस सवाल का जवाब अपने आप को दें कि हम संकन ट्रेजर्स छोड़ के जाएंगे, हम क्या छोड़ के जाएंगे अपनी आने वाली जो जनरेशन हैं उनके लिए, मॉन्यूमेंट्स छोड़ के जाएंगे, टेम्पल्स,
अब ये सवाल जब हम अपने से पूछते हैं तो हमारे इमोशंस जो हैं वो उस वक्त अराइज करते हैं और हम एक थिंकिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है और हम उस चीज के बारे में सोचना जब शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब है वी बिकम अ पार्ट ऑफ दैट। और अगर फिर हम वो सवाल हमें ऐसे जवाबात दे, ऐसे वो जो जितना सवाल है वो ऐसे जवाब हमें दे जिससे हमें ये महसूस हो कि राइटर तो ठीक कह रहा है, तो इसका मतलब है द राइटर हैज सक्सेसफुली परसुएडेड अस। ड्रामेटिक इफेक्ट है, ड्रामेटिक इफेक्ट आ जाता है कि आप एक इमोशंस स्ट्राइक करना शुरू कर देते हैं आपके, आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इससे जो आपकी अटेंशन भी उसको मिल जाती है और आप परसुएड भी होने के आपके चांसेस, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में आए, जो वो सवाल पूछ रहा है जो वो जवाब समझाना चाह रहा है उसी तरह आए, तो इसका मतलब है कि आप दोनों फिर एक ही पेज पे चले गए, आप परसुएड हो गए। और सिग्निफिकेंस, अब जब भी हम किसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ को लिखते हैं तो हम उसमें कोशिश करते हैं कि हम उसको अलहदा लिखें सबसे। हम बेशक अलहदा एक लाइन लिख दें पैराग्राफ की, एक लाइन हो पूरा पैराग्राफ, तो हम अलहदा लिखें ताकि वो सबसे उसको हम सिंगल आउट करें, उसको हम बाकियों से अलहदा करें ताकि आप उसकी इंपॉर्टेंस को उजागर कर सकें। तो ये रीजंस हैं कि उसने ये इसलिए उसने अलहदा ये लाइन लिखी पूरे पैराग्राफ की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमोशनल या फैक्चुअल एविडेंस है। जो उसने सबूत हमें दिए, जंगलों की बात की, गाड़ियों की बात की, दरियाओं की बात की, नदियों की बात की, समंदरों की बात की, पेपर्स की बात की, खाने पीने की चीज़ें जिसमें रैप होती हैं उनकी बात की, इंडस्ट्रियल अफ्लुएंट्स की बात की, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, केमिकल जो हम लाइट में इस्तेमाल करते हैं उसकी बात की, क्या ये इमोशनल है या ये फैक्चुअल है? तो पहली चीज़ है कि फैक्चुअल है, कि जो उसने हमें बातें बताई हैं वो फैक्ट्स हैं। अब उनकी एविडेंस फैक्चुअल है, एविडेंस की हद तक अगर हम रहें तो वो डेफिनेटली हम कह सकते हैं ये जो मैंने आपको बयान किए चीज़ें में से 5-6 भी आप लिख दें। पॉली बैग्स नहीं हमें नज़र आते, हमें क्या बॉटल्स नहीं नज़र आती हर जगह पड़ी हुई, हमें क्या हर जगह गार्बेज, हीप ऑफ गार्बेज नहीं नज़र आते, क्या हमें ये नहीं नज़र आता कि वो कचरे को इकट्ठा करके आग लगा देते हैं? तो फैक्ट्स हैं सारे, इसलिए इमोशनल नहीं है एविडेंस इसमें बिल्कुल। हाँ, अगर हम एंड में ऐड करना चाहें कि ये जो क्योंकि परसुएड कर लिया है उसने हमें, क्योंकि उसने इमोशंस को हमारे ज़रूर हिट किया है, लेकिन जो जितना भी एविडेंस उसने दिया है वो सारे का सारा फैक्चुअल है। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फ़ी अमानिल्लाह।